देश के प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ होता है तो वो नेहरू जी के बनाए हुए थिंग्स में जाते हैं, क्योंकि उससे बेहतर सुविधा कहीं नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस की सरकार जब तक रही उसको बदनाम करने में भले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी बात कर लें या उनके नेता कर लें, हकीकत तो ये है प्रधानमंत्री जी ने अगर मान लो किसी अस्पताल में जन्म लिया होगा तो सबसे पहले वो छत कांग्रेस की बनाई अस्पताल रही होगी, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई व्यवस्था रही होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की कि वो उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है और लगातार उससे जॉब्स भी कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया में 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है जिनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। प्राइवेटीकरण होता है मतलब एक व्यापारी, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति। आप सोचो जिस दिन उस व्यक्ति को आपकी सारी सुरक्षा की चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो कल ये क्या गारंटी है कि वो सरकार को ब्लैकमेल या देश को नुकसान ना पहुंचाए। कल वो किसी विदेश से हाथ मिला ले, उसको तो पैसा चाहिए, व्यापार करना, यहाँ न रह के वहाँ चला जाएगा। कभी इमरजेंसी आई कुछ देश पे तो उस समय तो अगर इन्होंने ब्लैकमेल किया तब तो ब्लैकमेल करेंगे। आपकी ताकत और आपकी कमजोरी ये दोनों चीज का ये व्यापार करेंगे, ये सामने वाले देश को बेचेंगे ही। वैसे भी कितने सारे उद्योगपति थोड़े से पैसों के लालच में हजारों करोड़ों का लोन लेके विदेश भाग चुके हैं। पहले हम सुनते थे कि लोग डूब रहे हैं, अब तो बैंक डूब रहे हैं। 23 साल से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ बीच में 1.5 साल के लगभग कांग्रेस आई थी। इसके अलावा पिछले 11 सालों से वो केंद्र में है। लेकिन जबलपुर को कोई नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल या नए उद्योग लगे हैं? यदि हम पिछली तुलना करें कांग्रेस की सरकार से जी, तो जबलपुर को व्हीकल फैक्ट्री जैसा तो कोई भी उद्योग अभी मिला नहीं। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वैसा अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं। हॉस्पिटल्स के लिए अगर बेसिक सुविधा के लिए जबलपुर के लोग हर बार नागपुर जाएंगे और बोलेंगे जबलपुर का विकास हो गया है, तो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय का है। अगर हम देखें बरगी बाग, ऐसा कोई विकास वाला कोई अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया नहीं गया। सरकार बनी है, उनके जो सहायक लोग होते हैं उनको मदद करने के लिए बड़े बड़े ठेके मिल जाते हैं, बनी हुई रोड दोबारा बन जाती है या फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, बट सिर्फ फ्लाईओवर्स और रोड विकास नहीं होता। विकास हम उसको मानते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। हाँ, लूट जरूर हुई है, दो चीजें, तो लूट और एक झूठ। आपने एक बहुत ही यूनिक तरीके से चुनाव लड़ा था, वोट भी और नोट भी, और आपने लोगों से 10-20 रुपए मांगा था, साथ में वोट की अपील की थी। वो भी तब जब आज पूरा चुनाव पैसे का खेल बन चुका है, हजारों करोड़ों पैसे फूके जाते हैं। चुनाव में कोई भी व्यक्ति जितना खर्च करेगा वो जनता को ही लूटेगा। दूसरा, हमारी मजबूरी ये थी क्योंकि आपने देखा हो हमारी कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोका गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों अरबों रुपए थे, 60,000 करोड़ रुपए जिनको चंदा मिल गया हो, और हमारे पास उतना पैसा नहीं था कांग्रेस के पास। उसके बावजूद हमारे खातों को सील कर दिया गया ताकि हमारे बैंक खातों से हमारे पास पैसा ना आए, इसलिए हमें वो रास्ते को अपनाना पड़ा। आज जो धार्मिक चीज़ों को लेकर जो विवाद है वो देखा जा रहा है कि विवाद है नहीं, बल्कि विवाद क्रिएट किया जा रहा है, मतलब विवाद पैदा किया जा रहा है। घर में लगी टीवी इस वक्त जो बता रहे हैं जो प्रदेश देश की सरकार चाहती है, चाहे उसमें समाचार आ रहे हो, चाहे डिबेट हो रही हो, वो इस देश को तोड़ने के लिए दिख रही हैं। एकता, अखंडता की हमारी खतरे में है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपने देखा हो कि रमजान का भी महीना था और होली का भी समय आ गया। अगर देखो आप, रमजान का महीना भी हो गया, ईद भी हो गई, हमारी होली भी हो गई, कहीं कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। जो RTI एक्ट आया था उसने आम लोगों को ये ताकत दे दी थी कि वो जहाँ भी करप्शन हो रहा था वो उसको लोगों के सामने रख पा रहे थे। और यही कारण था कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो आम लोग उठे, RTI एक्टिविस्ट बने और उन लोगों ने हर जगह करप्शन को लाके सामने रख दिया। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि RTI को ही कमज़ोर किया जा रहा है। नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन माय शो चाय एंड चर्चा विद विकी। हमेशा की तरह इस शो में भी हम हिंदुस्तान की एक सम्मानीय शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, उनके जीवन के हर पहलू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे। तो आज हमारे बीच है जबलपुर के सबसे वरिष्ठ और सम्मानीय नेता में से एक आदरणीय श्री दिनेश यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका ही बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। धन्यवाद। और इस शो में बेसिकली हम आपके थोड़ा राजनीतिक करियर के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपने जीवन की शुरुआत के बारे में, अपने राजनीति की, आप कहाँ से प्रेरणा मिली राजनीति में आने में, आपके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन का सफर। शुरुआत तो स्कूल के समय से ही हो चुकी थी, पर उस समय राजनीति के राज शब्द से कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में एक मोहल्ले, पड़ोस या हमारा जो क्षेत्र था उसके मुखिया के रूप में हमारे ताऊ स्वर्गीय श्री शंकर पहलवान जी रहे हैं, जो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे और लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो वो धीरे धीरे भावना मन में आती गई। जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में भी हम अपनी जो टीम के लोग होते थे, जो हमारे साथ के बच्चे होते थे, हम उन सबके
के मदद करने के लिए लगे, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो मोहल्ले में या उनकी अन्य चीज़ों में, तो उससे उन्होंने मुझे एक लीडर के रूप दे दिया। 10वीं क्लास उस समय मैट्रिक जो है 11th हुआ करती थी, 12th नहीं होती तो 10वीं में हमारा डसलवा स्कूल था ये, 10वीं में जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने चुनाव होते थे हमारे यहाँ पर। 10वीं उस पे नियम था कि जो 10वीं का छात्र होगा वो उप सालानायक का चुनाव लड़ेगा और जो 11वीं का छात्र होगा वो सालानायक का चुनाव लड़ेगा। अच्छा। तो उन्होंने उप सालानायक का चुनाव मुझे लड़वा दिया और वहाँ से मैं बारी ओवर से जीता और फिर उसके बाद मेरे को सालानायक। बस यहाँ से उस समय छात्र जीवन में जो कदम रख रहे थे हम कॉलेज की, उसके पहले ना यहाँ पर शरद यादव जी का बड़ा होने वाला था। छात्र नेताओं का बहुत ही एक ऐसा दौर था जब चारों तरफ छात्र नेताओं की बातें सुना करती जी जी। और एक मन में लालच भी थी। उस समय टाकीजों का वही जोर था, फिल्में आती थी तो सब लोग टिकट जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो ऐसा देखते थे कि छात्र नेताओं की टाकीजों में बहुत चलती है, एक पॉइंट वो। और दूसरा ये कि छात्र जो है वो गैसिंग के लिए भागते फिरते हैं। इस चीज़ ने हमें छात्र राजनीति में कदम रखा। फिर कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज में सीआर का चुनाव लड़े, फिर डीएनएन कॉलेज से मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ से राजनीति में प्रवेश कर गया। फिर एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, यहाँ से हम जब बाढ़ जो थोड़ा सा जब बाढ़ में जब चुनाव होते थे तो बूथों में काम करना, हमारे एक स्वर्गीय दादा गया प्रसाद जी यादव हुआ करते थे, यहाँ के कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने मुझे बूथ का काम देना चालू किया। यहाँ से छात्र कांग्रेस की राजनीति चालू हो जाती थी सदस्यता के रूप में। हमारे पूर्व महापौर और पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे सुनाज साहू जी, जिन्होंने मुझे पहली बार कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। तो 1 रुपये सदस्यता उस समय कांग्रेस की हुआ करती थी। फिर यहाँ से स्टार्ट हुए, फिर 94 में नगर निगम चुनाव हुए। तो यहाँ कांग्रेस का हम काम करते थे, तो साथ में जब चुनाव हुए तो किसी कारण से पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। मेरे सारे साथियों ने मुझे और मोहल्ले पड़ोस के सभी वरिष्ठों ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़वा दिया। मैं पार्षद बन गया। अच्छा, पहला चुनाव आप निर्दलीय। निर्दलीय सन 94 में। तो मतलब शुरुआत से ही जनता के बीच में आप लोकप्रिय रहे। जी, लोकप्रियता रही। और वैसे भी ये वार्ड जो है हमारा, वो हमारा पारिवारिक वार्ड रहा है। हमारे ताऊ भी यहाँ पर स्वर्गीय शंकर पहलवान जी पार्षद हुआ करते थे, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष। तो वो भी मुझे उस समय लाभ मिला, मुझे परिवार का लाभ मिला। फिर इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष के बाद फिर पार्षद मुझे पार्टी ने टिकट दी, नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर महापौर की टिकट दी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, फिर उसका तभी लोकसभा टिकट में चुनाव लड़ने का। तो मुझे पार्टी बहुत कुछ देती रही। मैं तो ये कहूँगा मैं कांग्रेस पार्टी का ऋणी हूँ। मुझे ना कोई शिकवा ना शिकायत, बल्कि मैं अब कांग्रेस को क्या दे पा रहा हूँ, मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ और इस पे काम कर रहा हूँ। जी, ऐसे मतलब अगर आज के दौर पे आप नए युवा नेताओं की बात कर रहा हूँ बेसिकली, जो एक राहुल गांधी जी की युवा टीम मानी जाती थी, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो पार्टी इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको और कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी भी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी जिंदा है तो आप जैसे लोगों के कारण है जो अभी भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही बन के लड़ रहे हैं। पार्टी का एहसान है। और आज हर्षित मेरा बेटा यहाँ पार्षद है, जो तीसरी पीढ़ी है। जी पार्टी से और क्या चाहिए, जो पार्टी दे सकती है उसने आपको दिया। जी। व्यक्तिगत मेरा भी ये मानना है कि राजनीति में उन्हीं को आना चाहिए जिसको लोगों को सेवा करना हो। बिल्कुल। और यदि किसी को मान लो ऐसा लगता है कि मुझे पैसा पैदा करना है, तो वो व्यापार करें। व्यापार, क्योंकि पैसे अगर आपको पैदा करना तो व्यापार से हो सकता है, पर राजनीति में आए तो सिर्फ आप यहाँ पर काम करने के लिए आए। नहीं तो बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं जो राजनीति में नहीं है और बहुत पैसे वाले हैं वो। सही बात है सर। दूसरा सवाल यह है कि जबलपुर को लेके आपका विजन क्या है और आप कौन से ऐसे बदलाव है जो आप जबलपुर में लाना चाहते हैं? जबलपुर में काफी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। दिक्कत ये है कि विकास जिस चीज की हम कल्पना करते हैं उसमें सोच में फर्क है। कुछ लोग क्या है, विकास को इसलिए मान लेते हैं कि भाई हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया वो विकास है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, हमारा थोड़ा सोच नजरिया दूसरा है। विकास हम उसको मानते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अगर हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही तो फिर वो विकास बेकार है। जैसे मान लीजिए हम कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दें और उसमें पानी की सेवाएं ना मिले, तो फिर वो विकास नहीं है। कई बार हम बहुत अच्छा अस्पताल बना दें और अच्छे डॉक्टर नहीं है, हम बहुत महंगा स्कूल बना दें और अगर अच्छे शिक्षक नहीं है, तो फिर ये विकास नहीं है। हमारी विकास की आवश्यकताएं की नजरिया अलग होना चाहिए। आज पूरा शहर, मैं समझता हूँ पार्किंग आज बहुत महती आवश्यकता है। आज पार्किंग नहीं है। हर
सरकार इस बात पे सोच नहीं रही कि हम प्रति साल कितने टू व्हीलर्स, कितने फोर व्हीलर्स हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उस एवरेज में हमें कितनी जगह चाहिए। वो चलेंगे तो सड़क पर, रुकेंगे सड़क पर, उसकी आज कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे लोगों को काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समूह हो, चाहे प्रदेश, देश हो, चाहे शहर हो, हमारा हमेशा एक विकास पे ध्यान होनी चाहिए कि हमारे पास आमदनी अधिक और खर्चा कम होना चाहिए। लोग अभी भी आमदनी रन्नी खर्चा रुपया करने में लगे और उसको विकास मान रहे हैं। वो कर्जा है। कर्जा लेके हम कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं। आज मान लीजिए मैं कर्जे लेके बहुत बड़ा बंगला ले लूँ, कार, कई महंगी कारें ले लूँ, वो मेरा विकास नहीं है। दिखेगा तो, पर मैं अंदर-अंदर खोखला हूँ। विकास का मतलब है कि हमें आमदनी खर्चे से अधिक हमारे पास आमदनी होना चाहिए। इस पे किसी भी नेता का या कोई सरकार का यहाँ पे रवैया, इतना नज़रिया नहीं है। बल्कि सरकारें भी हैं तो कर्जा लेते जा रही हैं और उसको वो अपना विकास कर रही। ये एक ना एक दिन तो हमें गर्त में ले जाएगा और सारे लोगों को कर्जीला बनाएगा और नुकसान होगा। जी, यही हाल हमारी केंद्र सरकार का भी है। हमारे ऊपर आज के तारीख में स्टेट हो, केंद्र हो, सब यही है। दो 5 लाख करोड़ से ज्यादा से हम कर्ज में है। नहीं है सरकार कोई किराना की दुकान या व्यापारी की दुकान नहीं है कि हम घाटा मुनाफा दे दें। सरकार को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी व्यवस्था देते हैं वो व्यवस्था हमारी टैक्स से भी संबंधित होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत महंगी व्यवस्था आप हमें दे रहे हो तो हम क्या करेंगे उसका? जैसे आजकल रोडों में है, रोडों में आप टैक्स सब चीज ले रहे हैं, उसके साथ साथ टोल नाका की 1.5 से 2 रुपये आप किसी भी रोड पे निकल जाइए। हाईवे लगते तो अच्छे हैं, स्पीड में चलने में तो अच्छा लगता है, पर 1.5 से 2 रुपये किलोमीटर वहां व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं है। वो पैसा भाई विकास हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि 1 लाख रुपए की अल्टो भी आ जाती है सेकेंड हैंड और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी आती है। फॉर्च्यूनर वाला तो 100 रुपये टोल नाका का दे देता है, वो 1 लाख रुपए वाला जो गाड़ी वाला है वो नहीं दे पाता। उसके उस वो आप सोचो नहीं, क्योंकि वो कार भी अब एक आवश्यकता हो गई परिवार में रखने की। जी। अब हमारे पास कई चीजें ऐसी, जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमारा शौक का कारण नहीं है, कार हमारी शौक का कारण नहीं है, हमारी आवश्यकता हो गई है। साधन हम होंगे ज्यादा काम कर पाएंगे। सर एक ये भी है कि 23 साल से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑलमोस्ट लगभग 23 साल से वही है, सिर्फ बीच में 1.5 साल के लगभग कांग्रेस आई थी। इसके अलावा पिछले 11 सालों से वो केंद्र में है। लेकिन जबलपुर को क्या कोई नया कॉलेज, नया हॉस्पिटल या नए उद्योग लगे हैं? क्योंकि विकास का मतलब तो बेसिक सुविधा ही पहले मेन है। हॉस्पिटल्स के लिए, अगर बेसिक सुविधा के लिए जबलपुर के लोग हर बार नागपुर जाएंगे और बोलेंगे जबलपुर का विकास हो गया है, तो ये हमने पहले भी बताया कि हमारी मूल आवश्यकता क्या है, उस पर ध्यान न देके हम बाकी चीजें। 22 साल लगभग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, बहुत बड़ा समय चला गया। जहाँ कांग्रेस, जब दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी तो उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश में छोड़ा था। आज मैं समझता हूँ ये 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये चला गया है। विकास के नाम में हम ये कह सकते हैं कि अभी फ्लाईओवर, ये जो दमोह नाका से मदल महल तक बना है, इसको हम उनकी विकास की गिनती में ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके साथ हमें बहुत सी चीजें करनी चाहिए। हम पिछली तुलना करें कांग्रेस की सरकार से जी, तो जबलपुर को व्हीकल फैक्ट्री जैसा तो कोई भी उद्योग अभी मिला नहीं। रिछाई जो कांग्रेस ने दी वो अभी तक अभी किसी ने दिए नहीं। ये अपना पड़वार के आगे बरेला रोड पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसा अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय का है। अगर हम देखें बरगी बांध जो कि आज आपके यहाँ से लेकर नरसिंहपुर, यहाँ से लेकर रीवा तक के खेतों को हरियाली दे रहा है, ऐसा कोई विकास बड़ा कोई अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया नहीं गया है। छुटपुट तो स्वाभाविक है, कुछ चीजें अपने आप होती हैं। हाँ, लूट जरूर हुई है। 2 चीजें, तो लूट और एक झूठ। आज आप देखें कि नहीं होगा तो 1,000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च कर दिए गए। बात यह है कि शहर को क्या मिला? अब आपने दे दिया क्या कि राइट टाउन नेपियर टाउन को हमने सुंदर बना दिया। तो राइट टाउन नेपियर टाउन तो वो बस्ती वैसे भी सुंदर थी। आपके मोती नाला कभी पूरा नहीं हुआ। आपकी सीवर लाइन अंदर जो पड़ी है लगभग 3,400 करोड़ रुपए की, वो मुझे लगता है कि जन्म लेने के पहले ही भ्रूण हत्या हुई, उसकी मर गई, अभी तक कोई इसका उपयोग नहीं है। आपने जहाँ हमारा कुछ जो सभा भवन होते हैं, जैसे मान लीजिए मानस भवन ऑफिस पहले ही था, आपने लेके एक बाजू में बना दिया काम, ये अपना मोहरताल के बाजू में,
उसकी वो भी पास में है, फिर एक दूसरा आपने बना दिया घंटाघर के पास। हम कह रहे हैं इसी पैसे को जो नेता लोग हैं, इसी पैसे को यदि हम एक आधारताल बनाते, एक रांची में बनाते, तो हमारा विकास ज़्यादा दिखता और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति ज़्यादा होती। पर ये ना हो कि हमने सिर्फ पैसे की बर्बादी की है। और आज अगर कोई पूछा जाए, बल्कि मैं तो एक मांग करता हूँ सरकार से कि क्यों ना स्मार्ट सिटी में जितने लोगों ने अभी तक काम किया है, उन सबकी संपत्ति की जाँच कर ली जाए। सिवाय लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। सर ये तो मैं भी मानता हूँ कि कई बार कैसे होता है, आप सरकार बनी है, उनके जो सहायक लोग होते हैं उनको मदद करने के लिए बड़े बड़े ठेके मिल जाते हैं, बनी हुई रोड दोबारा बन जाती है या फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, बट सिर्फ फ्लाईओवर्स और रोड विकास नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अरे भाई हमने कहा ना भाई आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता तो पहले ये थी कि जो फ्लाईओवर इन्होंने दमोह नाका से मदल में बनाई है, इसकी सबसे पहले आवश्यकता थी तहसीली चौक से रद्दी चौकी। तहसीली चौक से जब हम चलते हैं तो हमारा घमापुर से भान तलैया से यहाँ इसलिए जरूरत थी क्योंकि घमापुर आज भी कितना कंजेस्टेड है, आप कभी देखें तो आप निकल नहीं पाएंगे। भान तलैया होते हुए जब ज़्यादा मंडी मजाक टेकनी पड़ती है, एक तरफ हमारे मुस्लिम बस्ती है, दूसरी तरफ कब्रिस्तान है। एक भी मैयत यदि अगर मान लो जब बस्ती से कब्रिस्तान की ओर जाती है तो 1 घंटे का जाम लगता है निकलने से लेके पूरे फ्री होने तक। और दूसरे वाले हिस्से में हमारी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, कोर्ट, हाई कोर्ट, साथ में कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, ऐसी कई चीजें वहां से हमारा मंडला रोड भी निकलता है। तो व्यक्ति समय पे नहीं पहुंच पाता है, जिसको उसको बहुत नुकसान होता है। तो विकास तो हुआ है पर इनके पास प्राथमिकता नहीं है कि इसकी प्राथमिकता क्या है। जैसे मान लीजिए आज हमारे घर में, आज हम अपने घर में हमारे बच्चों को अगर जरूरत है कॉपी और किताब की, हम वो ना लाके घर की टीवी ले आए, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी। पहले बच्चों की कॉपी किताब की आवश्यकता है, जो वो इस वाली सरकार के पास ऐसे क्यों व्यू नहीं है। अच्छा, एक आपका लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक सवाल है कि आपने एक बहुत ही यूनिक तरीके से चुनाव लड़ा था, वोट भी और नोट भी, और आपने लोगों से 10-20 रुपए मांगा था, साथ में वोट की अपील की थी। तो एक बहुत यूनिकनेस था, वो भी तब जब आज पूरा चुनाव पैसे का खेल बन चुका है, हजारों करोड़ों पैसे फूके जाते हैं चुनाव मैनेजमेंट में, सिर्फ पैसा और मैनेजमेंट रह गया है। और ऐसे समय में आपने इतना यूनिकनेस और साफ तरीके से चुनाव लड़ने का जो लड़ा आपने, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मेरा खुद एक मत है, हम चुनाव में कोई भी व्यक्ति जितना खर्च करेगा वो जनता को ही लूटेगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसा खर्च करूं कि कल यदि मैं सांसद बन जाऊं तो मैं उसकी पहले पूर्ति करूं और जनता को मैं लूटूं। तो मैं इस वाले सिद्धांत पे कभी पालन वो नहीं करता। दूसरा, हमारी मजबूरी ये थी क्योंकि आपने देखा हो हमारी कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोका गया है मोदी सरकार के रहते हुए। जहां एक तरफ मोदी सरकार के पास, ये भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों अरबों रुपए थे, 8-8 हजार करोड़ रुपए जिनको चंदा मिल गया हो, और हमारे पास उतना पैसा नहीं था कांग्रेस पास, और उसके बावजूद हमारे खातों को सील कर दिया गया ताकि हमारे बैंक खातों से हमारे पास पैसा ना आए। इसलिए हमें वो रास्ते को अपनाना पड़ा। जनता ने उसको सराहा भी, सब कुछ किया। पर कहते हैं ना कि सत्ता, हमें 2 चीज़ों से लड़ना पड़ा, एक पावर और एक पैसे से। तो वो पावर और पैसे दोनों चीजें से का हमें मुकाबला करना पड़ा निहत्थे। सर मतलब मैं कांग्रेस पार्टी की और आपकी लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख चुनौतियां रही, जिनका आपको फेस करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बता पाएंगे? चुनौतियां तो अनेक प्रकार से थी। सबसे पहले तो ये था कि एक तरफ सत्ता और सरकार, दूसरी तरफ लंबे समय से कांग्रेस के पास सत्ता सरकार नहीं, दूसरा इलेक्शन कमीशन की अपनी मनमानी, हमें कई जगह काम से रोका गया, उनको खुली छोड़ दी गई, तीसरी तरफ अवैध तरीके से पैसे का बंटवारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, और सबसे बड़ी बात थी जिस प्रकार से धार्मिकता के हिसाब से वो बंटवारा किया गया है, उसका एक कारण था कि हमें चुनाव में डिफीट खाना पड़ी। मैं समझता हूँ बहुत चिंता का विषय है कि घर में लगी टीवी इस वक्त जो बता रहे हैं वो आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। वो जो बता रहे हैं वो सिर्फ वो बता पा रहे हैं जो देश की सरकार चाहती है। और हर दिन चाहे उसमें समाचार आ रहे हों, चाहे डिबेट हो रही हो, वो इस देश को तोड़ने के लिए दिख रही हैं। एकता अखंडता की हमारी खतरे में है। और ये जो धार्मिकता का माहौल है,
ये धार्मिक माहौल एक दिन हमें ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा और उसी के हिसाब से वर्तमान का चुनाव हुआ है। सर इसी पे थोड़ा विस्तृत में, क्योंकि जो आज जो धार्मिक चीज़ों को लेके जो विवाद है, वो देखा जा रहा है कि विवाद है नहीं, बल्कि विवाद क्रिएट किया जा रहा है, मतलब विवाद पैदा किया जा रहा है। तो इस पे थोड़ा-सा और आप अगर गौर डालेंगे। इसमें बिल्कुल हर दिन क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसमें युवा भ्रमित हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों। उन्हें बरगला उन पे ज़्यादा असर ये पड़ रहा है। वो इस समय बहुत नफ़रत के माहौल में जी रहे हैं। एक-दूसरे के प्रति नफ़रत फैलाई। जैसे उदाहरण के लिए अभी आपने देखा हो कि रमज़ान का भी महीना था और होली का भी समय आ गया। तो र बोले राम में किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारी साल भर का त्योहार है तो क्या हम होली नहीं मना सकते? फिर किसी ने ये आ गया कि भाई रमज़ान के महीने में हम 2 घंटे की भी छूट नहीं दे सकते या रमज़ान वो उनका जुमे का दिन है, ये दिन। हम पूछना चाहते हैं और आपके माध्यम से सारे युवाओं से या सारे लोगों से, माहौल ऐसा क्यों बनाया जा रहा है कि नहीं, नहीं होली होगी या नमाज़ नहीं होगी, नमाज़ होगी तो होली नहीं होगी। ये जो एक प्रकार से प्रेशर बनाया गया, वो सिर्फ़ टीवी तक का माहौल बिगाड़ा हुआ था। पहले ऐसा होता था कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत बयानबाजी की हुई है, तो मीडिया या पत्रकार उस चीज़ को बताने से बचते थे कि इसमें हमारा सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है खराब हो गया। आजकल तो उसमें मिर्च मसाला लगा के और मनाया जाता है। अगर देखो आप रमज़ान का महीना भी हो गया, ईद भी हो गई, हमारी होली भी हो गई, कहीं कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। और उन्होंने कहा भाई यहाँ से निकलेंगे उनको रंग गुलाल लग जाएगा। अरे उन्होंने कहा मस्जिद में पानी बांध लो, आप तिरपाल लगा लो। ये सब इस टाइप के जो स्टेटमेंट थे, ये दिल दुखाने वाले स्टेटमेंट थे, लोगों को ठेस पहुंचाने वाले स्टेटमेंट थे, जिस इस प्रकार की कई घटनाएं होती रहती हैं जहां पे देखा कि हमें कौन सी न्यूज का कौन सा लाभ लेना है। जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का भी एक संशोधन बिल पास हुआ, उस पे हफ्ता 10-10 दिन पहले से डिबेटें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। भाई संशोधन जो है हमारा संवैधानिक अधिकार है। संशोधन तो जब तक प्रजातंत्र है, चाहे वो हमारा संविधान में हो, चाहे हमारे कानून बनने के लिए हो, बिल हो, हम करते रहेंगे। पहले क्या होता था और अब में क्या फ़र्क है? आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे दें, इसमें आपने अच्छी याद कराई। हमने हमेशा कानून बनाए हैं और वो जनहित के लिए बनाए। आपको हम 2 बार अभी याद कराते हैं, एक तो दहेज प्रथा और दूसरा एससी-एसटी। जब हम दहेज प्रथा लाए थे तो हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लाए थे कि वो होना चाहिए, और उसमें पक्ष से भी बात रखी लोगों ने, विपक्ष से भी बात रखी, पर उसका जो बीच का निचोड़ निकला उसके उन्होंने कानून बनाया। समय आया, समय हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये विपक्ष में बोल रहे हैं इसलिए बहन बेटियों के दुश्मन है। एससी एसटी का अगर कानून बना तो उसमें पक्ष ने भी अपनी बात को रखा, विपक्ष ने भी अपनी बात को रखा। तो हम लोगों ने ये कभी प्रचारित नहीं कराया कि सामने आप विपक्ष जो था उसने एससी और एसटी के खिलाफ बात की है या एससी एसटी के ये दुश्मन है, ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम ये जानते कि सदन से जो चीज निकल के आएगी वो सबके लिए होगी। आज वक्फ बोर्ड में यदि कोई अपना अपना मत रख रहा है, सदन है ही इसीलिए कि सारे लोग हर विषय पे अपना अपना मत रखेंगे और उसके बाद फिर कोई कानून बनेगा। परंतु नहीं, यहाँ प्रचार क्या किया जाता है कि वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में थे तो वो हिंदुओं के दुश्मन है। ये इस टाइप के जो माहौल दिया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए घातक है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड पे जो बहस चल रही है और जो डिबेट हो रही है, खासकर मैंने कुछ एंकरों को भी देखा, वो भी झूठ परोस रही थी खुलेआम। तो ये मुझे तो पूरा कॉमेडी लगा, क्योंकि इसमें एक एंकर आके बोल रही थी कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन वो आपसे छीन लेंगी और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ हमने देखा एंटेना जो बनाया मुंबई में, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना था, जिसमें एक यतीम खाना था, और वो अंबानी जी ने ये बोल के लिया था कि मैं उस पर स्कूल बनाऊंगा। अंबानी जी ने ज़मीन ले ली, कुछ साल ऐसी पड़ी रही, उसके बाद उसमें घर बनाया हुआ है और वक्फ बोर्ड कोर्ट में जाके कीमत मांग रही थी कि हमारी जमीन उनको वापस देगा। इसमें दुष्प्रचार ही बहुत हुआ है। हमारे पास से किसी पत्रकार साथी का फोन आया, बोले वक्फ बोर्ड का कानून पास हो गया है, इसमें आपका क्या कहना है? हमने कहा इसमें जो भी चीज है वो हमें जिन्हें से तो कोई फायदा नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड की जो भी चीज़ों की बात आई है वो वक्फ बोर्ड को ही फायदा है हर तरफ से। अगर जैसे पहले उन्होंने कहा साहब पहले पैसा कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलने लगेगा, तब नहीं, फायदा किसका है? वक्फ बोर्ड का है। अगर कहने कि वो जिस जगह पे उंगली रख देते थे वो ज़मीन उनकी हो जाती थी, हमने कहा ऐसा नहीं है। एक इसके लिए कुछ आधार चाहिए। इन सबसे ऊपर है हमारा संविधान। किसी के कुछ कहने देने से ये नहीं होता कि ये जगह हमारी है तो हो गई, इसके लिए कुछ आधार चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई नहीं हो सकता। यानी ऐसी कई भ्रांतियां लोगों में फैलाई गई हैं जो उचित नहीं थे। सर आपसे एक सवाल जबलपुर के औद्योगिक विकास को लेके, कि जबलपुर का औद्योगिक विकास कैसे हो और ये औद्योगिक विकास सिर्फ 2-3 लोगों तक सीमित ना रहे,
बल्कि जबलपुर के युवाओं को भी रोजगार मिले। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जबलपुर में बहुत सी संभावना है। आज जबलपुर के अंदर जो प्राकृतिक माहौल हमारे पास है, वो अपने आप में एक कुदरत का दिया हुआ, हम सिर्फ इसका अच्छा उपयोग कर सकें। जो आपके यहाँ पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो हमारा भेड़ाघाट हो और अब तो बरगी बांध भी हो गया। जी। हमारी दोनों तरफ की पहाड़ियाँ, चाहे वो हमारे मदन महल वाली साइड या इस पश्चिम विधानसभा की पहाड़ी हो, चाहे हमारी पूर्व विधानसभा में सिद्ध बाबा हो, चाहे चाहे हमारा चांदमारी, ये एक हो गया। बाजू में नर्मदा, माँ नर्मदा का बहाव है। नर्मदा हमारी जितने भी इनके घाट हैं वो हैं। साथ में हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो हमसे लगा हुआ आपका कान्हा किसली है, मंडला के पास जंगल है, बांधवगढ़ हमारे पास है। ये आसपास के क्षेत्र भी हमारे पास कुदरत का दिया हुआ। हम चाहें तो इसको अच्छा खासा व्यापार बना सकते हैं और खासतौर पर खनिज संपदा हमारे पास भरपूर है। हमें सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। हो ये रहा है कि सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है। सरकार सारी चीजें प्राइवेटीकरण कर रही है, प्राइवेटों को देना चाह रही है। तो जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये वो अपना मुनाफा देखते हैं, वो आम युवाओं के बायदे नुकसान को नहीं देखता है। और जब नहीं तो हमारे पास इसके पहले तो 3 दिन ये आप चाहे व्हीकल है, चाहे हमारा यहाँ पर जीसीएफ है, हमारे बारूद फैक्ट्री, हमारी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास। तो देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारे पास, भाई ये सारी चीजें लगना है, ये बंद नहीं होना है। जब तक देश रहेगा, जब तक हमें शस्त्र भी चाहिए, बारूद भी चाहिए, हमें साधन भी चाहिए। तो ये फैक्ट्री कोई बंद थोड़ी होना है। पर आप देखो कि कभी इनमें 25-25, 30-30 हजार कर्मचारी हुआ करते थे, इसको बढ़ाना था तो हम घट के 4-5 हजार पे आके रुक गए। सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है, और बल्कि इसका प्राइवेटीकरण कर रही है। प्राइवेटीकरण में और जो है हमारी युवाओं के लिए रोजगार तो जा ही रहा है, नौकरियां भी जा रही हैं, और साथ में वहां पे जो कंपनी रहेगी वो एक ना एक दिन सारी संपत्ति की मालिक बन जाएगी। वो बाद में देश को ब्लैकमेल अलग करेगी। जो सर मेरा अगला सवाल जो है वो इससे ही रिलेटेड है कि अगर हम देखें, अभी आपने बात की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की कि वो उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है और लगातार उससे जॉब्स भी कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया में 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है जिनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो उससे संबंधित आपकी राय चाहिए। नहीं, ये तो बहुत चिंता का सवाल है ये, बल्कि देश को जवाब देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए। क्या आज तक आपने कोई एक्स्ट्रा सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कोई भी एक कोई फैक्ट्री या कोई काम या कोई जो सुरक्षा के लिए जरूरत हो, क्या आपने खोली? वो कोई संसाधन इन्हें जुटाए नहीं, बल्कि जो पुराने थे उनको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। प्राइवेटीकरण होता है मतलब एक व्यापारी, एक व्यापार करने वाला व्यक्ति। आप सोचो, जिस दिन उस व्यक्ति को आपकी सारी सुरक्षा की चीजों की जानकारी हो जाएगी, तो कल ये क्या गारंटी है कि वो सरकार को ब्लैकमेल या देश को नुकसान ना पहुंचाए? कल वो किसी विदेश से हाथ मिला ले, उसको तो पैसा चाहिए, व्यापार करना है, यहाँ न रह के वहां चला जाएगा। सही है। और अगर वो सारी चीजों को ओपन कर दे तो आपकी फिर चीजें बची क्या है आपके पास? फिर तो देश खतरे में है ना। इस बात को तो बल्कि मैं समझता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को इस बात में बात करनी चाहिए कि ये प्राइवेटीकरण जिस तरीके से कर रहे हैं सुरक्षा संस्थानों में, उससे देश को कितना फायदा कितना नुकसान है। बल्कि मैं तो खुले रूप से कह रहा हूँ कि नुकसान है, और आने वाले समय में देश खतरे में भी रहेगा। पर अगर कभी इमरजेंसी आई कुछ देश पे, तो उस समय तो अगर इन्होंने ब्लैकमेल किया तब तो ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल के साथ साथ दूसरे देशों ने अगर इनको लोभ लालच दे दिया तो जो उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये मतलब आपकी सारी चीजें, आपकी ताकत और आपकी कमजोरी, ये दोनों चीज का ये व्यवहार करेंगी, ये सामने वाले देश को बेचेंगे ये। वैसे भी कितने सारे उद्योगपति थोड़े से पैसों के लालच में हजारों करोड़ों का लोन लेके विदेश भाग चुके हैं। इतने बड़े देश जितने भागे हैं वो वापस नहीं आए हैं। नहीं। और आपने जितनों को भी लोन आप दे रहे हो, वो लोन आखिर आपका मिलेगा कैसे? सरकार के आज में राजस्व की स्थिति भी, आप राजस्व की स्थिति खराब है आपकी। आपकी जो नीति थी सब बिगड़ गई है। आज आर्थिक तंगी इतनी उसमें है कि आप लोगों से बात तो करो। आप और हमारा भी पैसा, आज हमने कहा डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा और आपका पैसा जो बैंकों में है सुरक्षित है क्या? चाहे जो हम देखते हैं साइबर क्राइम और क्रिमिनल जो ठग वाले हैं वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं बचे ही नहीं कुछ। सबके सब चीजें हम अधूरी में खड़े हैं। ये तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हाल ही में अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अनिल अंबानी का, उनके ऊपर टोटल कुछ 50,000 करोड़ का कर्ज था। फिर इनका वे ऑफ हुआ, 500 करोड़ में उनका सब माफ हो गया। और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उनको 7,500 करोड़ का नया कर्ज भी दिया गया है। बोलती जितना चाहे उतना माफ कराए, परंतु वहाँ किसान के 1,50,000 माफ नहीं हो सकता। इनसे वो 50 नहीं हुआ बोल सब तो अपन बनना है, जनता को बनना है, देश को एकदम बिकना है क्या?
ये सारी चीज़ें होने से लोग आम जनता से और ये मेरा आग्रह है कि आप मूल बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आपका देश कहाँ जा रहा है, किस चीज़ों और पैसे की कहाँ बर्बादी हो रही है, कहाँ-कहाँ ज़मीनें जगहें उद्योगों के नाम पे फ्री में दी जा रही हैं, इन सब पे विचार करने की आवश्यकता है। और क्यों ना सरकार अपना खुद क्यों नहीं कर सकती? हमारे पास क्या कमी है? जो प्राइवेट कंपनी वाला अलग से थोड़ी पैदा हुआ है, प्राइवेट मालिक अलग से थोड़ी बन के आए हैं, पैदा हुए हैं। वही तो लोग हैं देश के, वही इंजीनियर हैं, वही युवा हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं काम करा सकती? सरकार क्यों अपना वर्चस्व नहीं रख सकती? इस कमी को हम प्राइवेटीकरण के नाम पे छुपाना क्यों चाहते हैं? देश को खतरे में क्यों डालना चाह रहे हैं? एटलीस्ट मेरा ये पर्सनल मानना है कि एटलीस्ट जो हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उस पे तो हम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा और अर्थ पहले हमारे क्या था कि हमारे यहाँ पे अलग-अलग सुविधाएँ थी। हमने अपनी चीज़ों को बना के रखा था। जुडिशियल हमारी अलग है, इलेक्शन कमीशन हमारा अलग है, रिज़र्व बैंक हमारा अलग है और हमारी विधायिका अलग है। हमने सारी चीज़ों को इसलिए डिवाइड करके रखा था कि देश में कभी भी यदि कोई आपकी मीडिया भी एक जिसको पत्रकार कहते हैं, जी हमने उसको भी एक अलग रखा था कि यदि हम गलत कर रहे हैं तो आप बताइए। ये सारी चीज़ें जो थी कि अपना-अपना काम करेंगे तो देश कभी खतरे में नहीं रहेगा। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जिस सारी चीज़ें एक व्यक्ति के पास हो गई हैं और एक व्यक्ति के यदि पास है, एक संस्था के पास है, तो फिर बाकी आम व्यक्ति का तो बुरा हाल होना ही है। उसको कोई बचा नहीं सकता। पहले हम सुनते थे कि लोग डूब रहे हैं, अब तो बैंक डूब रहे हैं। बैंकें डूब रही हैं, आपकी सरकार ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है कि अब एक छोटा-सा उदाहरण, आपके जबलपुर में अभी करोड़ों रुपए के गबन पकड़ा गया। ट्रेजडी में 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए, अनेक करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जिसके पास मिली हो, उसके लोकायुक्त खुद जांच कर रही थी और लोकायुक्त ने 60 दिन के अंदर कानून का पालन नहीं किया, उसे जमानत दिला दी। क्यों? अरे भाई, आप किसको बचा रहे हो? उसको जमानत दिलवा के तो मतलब यही है कि आप कोई ना कोई सत्ता की लाइन के व्यक्ति को आप बचा रहे हो या कुछ अधिकारियों को आप बचा रहे हो। तो ये सारी चीजें कब तक चलेंगी? आज देखा जाए तो हर तरफ का माहौल अब विश्वास का नहीं रह गया। हाँ, होड़ लगी एक, हवा चल रही, आंधी चल रही, उसमें आप भले आप हिंदुत्व की बात करते नहीं, वो अलग चीज है। पर हमें निष्पक्ष भाव से सोचना ही पड़ेगा। हमें उससे भी उठ के अपने देश के प्रति सोचना पड़ेगा। हिंदुत्व से सरकार बनाई जा सकती है, देश नहीं चलाया जा सकता। आपको सब इस देश में सर्व प्रकार के लोग हैं, सब, चाहे वो कोई भी हो, और सबका कहीं ना कहीं ऐसा ताना बाना है कि वो हर सबका अपना अपना सहयोग है, हमारी व्यवस्था से जुड़े हैं। हमें सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। तो मैं जबलपुर पे फिर से वापस लौटता हूँ। जबलपुर में मौजूदा जो शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात है, वो उन पे आपका मुझे एक राय चाहिए था कि उनकी क्या हालात है और भविष्य में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? जिस दिन शहर का गणमान्य नागरिक, संपन्न व्यक्ति और पदों में बैठे नेता ये मन बना लेंगे कि मैं मेडिकल में इलाज कराने जा रहा हूँ या विक्टोरिया में इलाज कराने जा रहा हूँ जिला अस्पताल में, तो मैं जहाँ मान जाऊंगा कि यहाँ की व्यवस्था सबसे अच्छी है। क्योंकि जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तो जो संपन्न और सक्षम व्यक्ति होते हैं, जो जवाबदार पदों में होते हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग ही क्यों ना हो, अगर ये प्राइवेटीकरण पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकारी व्यवस्था पे इनको अविश्वास है। और सरकारी व्यवस्था अविश्वास इसलिए कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप अगर सरकार कितने ही इसमें अपनी दावेदारी करे और श्रेय लूटे, पर जिस दिन ये होगा कि ये हर अधिकारी, हर नेता, हर जवाब में संपन्न सक्षम व्यक्ति ये कहे कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ अपना इलाज कराने या जिला अस्पताल जा रहा हूँ, तब आप मानना कि यहाँ की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। सर, ऐसा क्यों है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को कोई तकलीफ होता है तो वो नेहरू जी के बनाए हुए टिम्स में जाते हैं, क्योंकि उससे बेहतर सुविधा कहीं नहीं है। लेकिन वही बाकी के जो हॉस्पिटल्स है या मेडिकल कॉलेजेस है, उन पे नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस की सरकार जब तक रही उसको बदनाम करने में भले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी बात कर लें या उनके नेता कर लें, हकीकत तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर मान लो किसी अस्पताल में जन्म लिया होगा तो सबसे पहले वो छत कांग्रेस की बनाई अस्पताल रही होगी। वो जिस छत के नीचे बैठ कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी, वो सरकारी ही व्यवस्था रही होगी, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई व्यवस्था रही होगी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अब लोग उनके कार्यकाल को कुछ भी बोले इसलिए कि सिर्फ कंपटीशन है, कि अगर जब तक हम उनको बदनाम नहीं करेंगे तो हमें
प्रथम आने में कैसे समय लेगा। इतने पर ये जो है भावना से काम चल रहा है, जबकि आज सारी व्यवस्थाएं बनी बनाई कांग्रेस की हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी या कांग्रेस के शासनकाल में जो भी उस समय प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई नई चीज इन्होंने बनाई हो तो वो बताएं कि आज हमने ये नई चीज। तुमने तो बल्कि बनी बनाई व्यवस्थाओं को बेच रहे हैं आप। जितनी संस्थाएं हैं जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस की आपकी बनी बनाई चीजों को बेच रहे हैं, आपका कुछ नहीं है इसमें। इससे से जुड़ा एक सवाल है कि जब मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि वो करप्शन खत्म करेंगे, और हालांकि मेरा पर्सनल मानना है कि जो आरटीआई एक्ट आया था उसने आम लोगों को ये ताकत दे दी थी कि वो जहाँ भी करप्शन हो रहा था वो उसको लोगों के सामने रख पा रहे थे। और यही कारण था कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो आम लोग उठे, आरटीआई एक्टिविस्ट बने और उन लोगों ने हर जगह करप्शन को लाके सामने रख दिया। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आरटीआई को ही कमज़ोर किया जा रहा है। तो एक तरफ तो मोदी जी ने ये कहा था कि वो करप्शन को दूर करेंगे और दूसरी तरफ आरटीआई ही एक्ट ही वीक हुआ है। इसलिए कि हमारी चोरी उजागर ना हो, इन्होंने जो मोदी जी ने किया है कि आरटीआई के जो कानून को शिथिलता दी है, तो वो इसलिए कि इनकी चोरी उजागर ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई ईमानदार है माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री फंड में जो पैसा जमा हुआ उस पे आईटीआई के अधिकार या कानून के क्यों रोक दिया? आपका जो पैसा आया, कि आखिर वो पैसा आपने खर्च कहाँ किया? तो जनता के बीच में होगा, देश के बीच में किया होगा, और दिया नहीं भी देश की जनता ने, तो इसमें छिपाने वाली चीज क्या है? आप क्यों छिपाना चाहते हो और क्यों छिपाया जा रहा है? भाई जिन्होंने दिया होगा, जिसके पास होगा, वो तो दानदाता है। हम भी उनको धन्यवाद देते, हमें मालूम हो जाता कि सामने वाले ने दान दिया है, चाहे हमें इससे क्या मतलब कि वो एक नंबर का था कि 2 नंबर का था, वो तो बात की बात है। परंतु जिस प्रकार से प्रधानमंत्री वाले फंड को रोका गया है सूचना के अधिकार में, वो साफ साफ जाहिर है कि वो बहुत बड़ा एक घोटाला है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ऐसा एक नहीं, मैं तो सारे लोगों से बोलता हूँ, कोई एक सरकारी विभाग बताओ, आप कोई भी काम करने जाते हो और बिगर पैसे के आपको सरकारी विभाग में काम हो जाता हो, एक विभाग बता दो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल को आप बदनाम करते हो। कांग्रेस के सारे नेताओं की संपत्ति की गणना कर लो, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की संपत्ति की गणना कर लो, पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन है। अरे और तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास जितनी संपत्ति है, वो जितने उनके जो अधीनस्थ संगठन है, उनकी संपत्ति की गणना कर लो, और 70 साल के कांग्रेस की संपत्ति की गणना कर लो, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन ने कितना लूटा है, कहाँ से लूटा है। अरे और अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं, कि कांग्रेस के जमाने के जो अधिकारी थे उनकी संपत्ति की गणना कर लो, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में काम कर रहे हैं उनकी संपत्ति की गणना कर लो, तो साफ साफ नजर आ जाएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ था, चोरी कहाँ हो रही थी, कांग्रेस के शासनकाल में या आज वर्तमान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने जो इसको आरटीआई एक्ट से दूर रखा हुआ है, कंपनीज ने जिन्होंने फंड दिया था उनको टैक्स में छूट मिली है। अगर इसे आप आरटीआई से दूर रखते हैं तो वो टैक्स में कौन से बेसिस पे छूट दे रहे हैं? फिर तो मतलब एक तरफ आप बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट से संबंधित नहीं है और दूसरी तरफ आप टैक्स में छूट भी दे रहे हैं, तो ऐसा कैसा है? मतलब दोनों एक दूसरे के एकदम विरोधी ही है। पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, एक दूसरे को बचा रहे हैं लोग। और हकीकत तो ये है कि अंदर अंदर सब लेन देन हो रहा है। भाई इतना पैसा कैसे आ सकता, कम समय में अधिक पैसा आना, इसका मतलब है ये है कि गलत रास्ते से आ रहा है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि बेसिकली जबलपुर के जो युवा है या मध्य प्रदेश के जो युवा है, उनको आप उनके क्या चीज़ होगी जो उनको प्रेरित करेगी ताकि वो अपने शहर में या अपना प्रदेश में ही रह के अपने भविष्य को उज्जवल बनाए? और मैंने जी, तो मैं सारे युवाओं से आपकी तरफ से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि एक पीढ़ी थी जब हमारी इतनी शिक्षित नहीं थी, आज आप भरपूर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सारी चीजें आपके पास है, शिक्षित भी हैं आप, आपके पास इंटरनेट की दुनिया से आप जुड़े हैं, पूरे विश्व से आप जुड़े हैं, और आप अपनी बुद्धि का उपयोग करिए। आप सुनी सुनाई बातों का कोई भरोसा नहीं करिए, ना किसी की बात मानिए। आप अपने विवेक का उपयोग करें, हकीकत को जानने की कोशिश करें, और जितनी जवाबदारी आपकी अपने परिवार के प्रति है उतनी जवाबदारी आपके अपने देश के प्रति है। थोड़ा सा नफरत से उठ के भी आप सोचें और हकीकत को जानें कि आप कहाँ पर हैं और आपके भविष्य के लिए क्या सही है। और राजनीति में आप भले करें ना करें, पर आपकी इसमें सहयोगिता जरूर होनी चाहिए और दिलचस्पी भी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में प्रजातंत्र में जब भी जरूरत होती है
तो राजनीति से ही सारे नियम बनाए जाते हैं, राजनीति से ही संचालन व्यवस्था जुड़ी हुई है और वो ही देश का भविष्य तय करती है। तो युवाओं को चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीति के करीब में ज़रूर रहें और सच्चाई को समझने की कोशिश ज़रूर करें। यदि आपको भी अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है या आपको भी अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता करना है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपका एक अच्छा लंबा राजनीति सफ़र रहा है, तो उससे आपने क्या सीख ली है जो आप उभरते हुए नए नेताओं को सलाह के रूप में देना चाहेंगे कि वो सिर्फ अपने पर्सनल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी उस चीज़ों को फॉलो करें जिससे देश की भी सेवा कर पाए और साथ ही साथ राजनीति में युवा आए और देश को आगे बढ़ाए? मैं तो जो वरिष्ठ है उनसे कहूँगा कि हमें जो मिलना था, जितना मिलना था वो मिल गया, वो हमारा भाग्य का था। अब हमें ये चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान करें, हम उनको सहयोग करें और उनको एक अच्छे रास्ता बताएँ। हम बेईमान ना बनाएँ उन्हें, हम उन्हें लालची ना बनाएँ, हम उन्हें किसी प्रकार के शॉर्टकट से चलने की शिक्षा ना दें। हम उन्हें मेहनतकश बनाएँ ताकि वो सत्यता को, यथार्थ को जान सकें और देश के लिए आगे काम कर सकें और उन्हें मौका भी दें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया को इसमें मोबाइल में, इंटरनेट में देख रखा है। तो वो ज़्यादा, क्योंकि नई पीढ़ी ज़्यादा जोश में होती है, उनका शक्तियाँ अच्छी होती हैं, उनका समूह भी परसेंटेज में अच्छा होता है। तो उनको चाहिए और युवाओं को भी चाहिए कि पैसा हर चीज़ का महत्वपूर्ण नहीं है। आज दुनिया में जितने लोगों को लोग मानते हैं, जो दुनिया में नहीं है या जिनको आज पूज रहे हैं, वो त्याग, तपस्या और बलिदान वालों को पूज रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़े-बड़े लोग आए, परंतु पैसे को अगर पूजा जाता तो फिर बहुत से राजा महाराजा भी हुए। आज उनके सारे के सारे केक जो है 100 पड़े हैं, कोई नहीं है। और एक लाइन से बात इसमें समाप्त करूँगा कि आज तक दुनिया में ना कोई चोर नगर शेठ बना है, ना कोई डाकू राजा बना है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें समय दिया और आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपने शेयर किया है, हमारे दर्शक उससे प्रेरणा लें और देश की सेवा की में आगे आए। और मेरा भी ये मानना है कि पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो आप एकदम प्रत्यक्ष हो, और अप्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष हो। जी, सो धन्यवाद आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको और आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।